जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म जिसका हमने नाम दी होलिस्टिक रखा है। सो आफ्टर लुकिंग एट द थंबनेल यू गाइस हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लुकिंग एट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो हम बात करेंगे एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, सो यू गाइस आर वाचिंग द न्यूज़ that currently the supporters of Kopro Janata Party, they are gathered at Jantar Mantar, and they are protesting and demanding the resignation of our education minister. See, that's a different story. So, see, the issue is that the picture that we see in front of our eyes, it is not the actual picture. That picture that we see is only the picture which is presented by to us by the allied people of this nation. तो जो भी मेरी वीडियोस को लोग फॉलो करते हैं या जो आगे इसको देखेंगे तो उनको बता दूं कि द थिंग्स दैट आई विल बी प्रेजेंटेड टू यू विल बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड एकेडमिक इन नेचर। सो मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा उसमें कोई भी पॉलिटिकल बायसनेस नहीं होगी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसको आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओएसएम की, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जो करंटली अब चल रहा है सीबीएसई में। ठीक है, तो इसका पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दूं ताकि आप समझ पाए कि व्हाट इज दिस ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सी, in the year around 2019, the CBSE Central Board Delhi, under a committee, they recommended this OSM system so that teacher can uh, they can evaluate the copies of the students just by sitting at their home on the screen only। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार अच्छा एकदम ट्रांसपेरेंट मेथड होगा और कंफर्टेबल होगा टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी कॉपीज को देखना और इनको इवेलुएट करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकली मॉडल काफ़ी सही लग रहा है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, सो वी विल लुकिंग एट इट that what will be the ground reality of it। सी, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी में समझाता हूँ आपको। मैं आपके सामने कुछ डेटा फैक्ट्स रखूंगा, उससे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस ओएसएम सिस्टम। ठीक है, तो समझेंगे फिर आप। ठीक है, सो इन द ईयर 2026 अराउंड 18 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए सीबीएसई की 2026 में। ठीक है, उसमें से अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स ने दे आर डिमांडिंग द री एवेल्यूशन ऑफ देयर कॉपी, है ना, विच इज अराउंड 400% राइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी 2025 में जितने बच्चों ने रीवैल्यूएशन की डिमांड करी थी उससे 400% ज़्यादा है ये इन द करंट ईयर, यानी इन द ईयर 2026। ठीक है, अब देखिए, अब इतने ज़्यादा बच्चों ने जब रीवैल्यूएशन की डिमांड करी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो फेक डिमांड कर रहे होंगे इतने ज़्यादा बच्चे। इफ द पोर्शन इज वेरी स्मॉल देन वी कैन से दैट दे कैन देयर कैन बी देर कैन बी फेक डिमांड फॉर द रीवैल्यूएशन, बट इतने सारे बच्चे जब रीवैल्यूएशन की डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब है देर इज ए इशू इन द सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग हियर। ठीक है, यानी 23.1% ऑफ द टोटल स्टूडेंट दे आर फॉर्मली क्लेमिंग द डिस्प्यूट ओवर देयर मार्किंग डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, ठीक है, अब इशू क्या है? इशू देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4 लाख बच्चे ने रीवैल्यूएशन की डिमांड करी है, बट ऐसा हो क्यों रहा है उसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको बता दूं पहले इसके। देखिए, 2015 में, इन द ईयर 2015, देर इज ए केस इन तेलंगाना, है ना। तो देर वॉज अ कंपनी देयर whose नेम वाज लाइक ग्लोब अरेना, है ना। तो ग्लोब अरेना करके एक कंपनी थी वहाँ पे, उसको वहाँ के जो एग्जामिनेशन प्रोसेस था तेलंगाना में, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वहाँ पे तेलंगाना में। ठीक है, तो व्हाट हैपन देयर इज दैट आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अराउंड 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स आर डिक्लेयर्ड फेल्ड इन दैट एग्जामिनेशन, है ना। सो आफ्टर दैट अराउंड 23 स्टूडेंट्स सुसाइड, अराउंड 23 स्टूडेंट्स को सुसाइड आफ्टर दैट इंसिडेंट, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बैठी, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, तो उस कमेटी ने क्या किया, ग्लोब अरेना कंपनी को क्या किया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी हो गई है ब्लैक लिस्ट, अब क्या करेगी, ये आगे फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो अब देखिए इंडिया में क्या होता है,
जब चीज़ें ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं और दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन द करंट इन द फ्यूचर सिनेरियो, देन व्हाट दे डू इज दे डू रीब्रांडिंग, है ना, दे डू रीब्रांडिंग। तो उस ग्लोब बरेना कंपनी ने क्या किया, अपना नाम बदल के लग दिया कोएम्ट एडुटेक। ठीक है, कोएम्ट एडुटेक वही कंपनी है जिसको ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो समझना आप, क्रोनोलॉजी आप समझेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या पिक्चर जो है कुछ अलग ही होती है। जो हमारे सामने पिक्चर चल रही होती है ना, वो एक्चुअल पिक्चर होती ही नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प एडुटेक को मिला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओएसएम। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे नहीं कि यूजुअल तरीके से मिला हो, कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं आपको बताता हूँ। सी व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्च ए टेंडर, देयर इज ऑक्शन प्रोसेस फॉर दैट। ठीक है, सो इन दैट प्रोसेस टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, इसने बिडिंग करी थी कि अराउंड 66 रुपीज पर बुकलेट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। एंड ऑन द अदर हैंड द कॉम एडुटेक ने बिडिंग की थी अराउंड 24 रुपीज पर बुकलेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ओएसएम का टेंडर जो है सबसे सस्ते बिडर को दे दिया, जो कि हिस्टोरिकली एक ब्लैक लिस्टिंग कंपनी थी। रीब्रांडिंग करके उसने अपना नाम बदल दिया कोएम एडुटेक। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब तुम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी के हाथ में ये चीज़ें दोगे, तो हाउ कैन यू क्लेम दैट द थिंग्स विल बी गोइंग स्मूथ। ठीक है, तो दिस इज द इशू इन द ओएसएम। ठीक है, करंटली अभी जो सीबीएसई के चेयरमैन है उन्होंने भी इसके बारे में बोला कि द सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऑब्वियसली बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू सिस्टम, फर्स्ट यू नीड टू ट्रेन द टीचर्स, यू नीड टू लॉन्च इट ऑन ए पायलट बेसिस। आप डायरेक्टली पूरे इंडिया में ऑन द नाइट बेसिस आप ओवरऑल इसको लॉन्च कर देंगे तो इश्यूज विल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज द scenario with the OSM system. Now we'll look at the other scenario. ठीक है, एक बात समझेंगे आप तो, इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया देयर इज ए ह्यूज स्ट्रक्चरल बायसनेस। कैसे है वो बायसनेस, मैं समझाता हूँ, डेटा से समझना आप। देखिए, डेटा डज नॉट बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको समझ के हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड इट। सी इन इंडिया अराउंड 98% जो स्कूल्स हैं वो स्टेट लेड है, यानी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है, यानी यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, है ना, बिहार बोर्ड हो गया, है ना। तो 98% जो स्कूल्स हैं वो स्टेट बोर्ड के हैं, है ना। ओनली 1.9% जो स्कूल हैं वो सीबीएसई के अंडर हैं। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बट अब आपको मैं एक शॉकिंग फैक्ट थोड़ी सी समझाऊंगा, समझना इसको। ठीक है, we have a very small portion of students that are studying in the central board of secondary education, है ना, and we have very small portion of schools also obviously। ठीक है, now look at it। ठीक है, now look at these pictures, now then you will analyze the whole scenario। see, अगर मैं आईआईटी एडमिशन की बात करूं तो रेशो देखो सीबीएसई स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट का, तो रेशो आता है 4:1, यानी 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं और जो एक बच्चा है वो होगा स्टेट बोर्ड का। जबकि 98% जो स्कूल हैं इंडिया में दे आर बिलोंग टू द स्टेट बोर्ड। 25 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर करंटली स्टडिंग इन द स्टेट बोर्ड, even though we get the ratio in the IITN students only 4:1। ठीक है, so this is the structural biasness। अभी अभी और बताता हूँ, सुनो जरा। see when we see the level of expenditure in the CBSE or model schools, we have around 62,000 per year per student expenditure। on the other hand we have only 8,900 rupees per year per student expenditure in the state board schools। ठीक है, so this is the different scenario, and obviously the infrastructure axis is very much different in the model school that are led by the CBSE than the state boards। ठीक है, so this dominance of the private school or the dominance of the central boards, or we can say the CBSE led schools in the different competitive examination as well as the eminent institution of our nation,
This shows the clear picture that there is a complete structural biasness between the CBSE and the state-led schools. ठीक है. So this is the scenario. This is the another scenario of education system crisis in India. ठीक है. अब एक और चीज़ पर हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, और ऑब्वियसली इट इज़ कम्प्लीटली रूइनिंग द होल एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं पेपर लीक. ठीक है. अभी देखा होगा आपने, नीट का पेपर लीक हुआ है. ठीक है. तो आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, आई थिंक 18 lakhs पीपल ने, 18 lakhs स्टूडेंट्स ने वो पेपर दिया था. ऑब्वियसली वी विल नॉट गोइंग इनटू दैट. आई विल टेल यू द होल होलिस्टिक पिक्चर. जो मैक्रो पिक्चर हम देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल बायसनेस और पॉलिटिकल बायसनेस दैट वी हैव इन आवर हेड. ठीक है. तो समझना, देखिए 2002 से 2025 के बीच में अराउंड 45 पेपर जो हैं, 45 एग्जामिनेशन जो हैं, दे आर गोट लीक्ड. और इतना ही नहीं है, दीज आर दोज एग्जामिनेशन दैट हैव द कैंडिडेट कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 lakh. यानी यानी जिस एग्ज़ाम में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे कैंडिडेट हैं, ऐसे एग्जामिनेशन जो हैं, 45 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो लीक हुए हैं 2002 से 2025 के बीच में. ठीक है. समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है. बट अभी इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो अगर मैं टोटल एस्पायरेंट्स की इसमें गिनती करूं, दिस इज़ अराउंड 3.86 करोड़ फ्रॉम 2002 टू 2025. ठीक है. सो दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट दे आर गोट सफर्ड, दे हैव सफर्ड मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली आल्सो, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम लीक. है ना. not only this, when you see the conviction process in our nation, see only two examination from the total 45 got convicted, and and the people behind those examination leaks got punished under the different scenario. है ना. सो 45 में से केवल 2 केस ऐसे हैं जहाँ पे कन्विक्शन हुआ है, जो वहाँ पे एक्यूज थे या जो भी उनके पीछे थे उस जो एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है उसके पीछे जो भी लोग थे, 45 में से केवल 2 ही केसेस में ऐसा हुआ है कि इनको पनिश किया गया. ठीक है. ऑब्वियसली दिस इज द फेलियर ऑफ सिस्टम, बोथ both of the governance as well as the law and order. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड इट. तो आपको समझ आ गया होगा इन तीनों चीज़ों को समझ के कि पेपर लीक, स्ट्रक्चरल बायसनेस एंड ऑब्वियसली द OSM इशू. सी दीज आर द 3 स्मॉल इशूज. है ना. देर आर अदर इशूज ऑल्सो रिलेटेड टू द एजुकेशन क्राइसिस इन इंडिया. तो मैं पॉइंट आउट कर दूं एक बार को, आप समझना उसको. ठीक है. एक इशू है इंडिया में, फंड, जो गवर्नमेंट फंड है ना एजुकेशन के लिए, वो बहुत ही कम है. दूसरा इशू है टीचर टू स्टूडेंट रेशो. इंडिया में टीचर और स्टूडेंट का रेशो है अराउंड 24, यानी 24 स्टूडेंट हैं और 1 टीचर है. तो ये रेशो है विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एज पर द UDISC. ठीक है. आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, जो हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे विक्रमशिला और तुम्हारा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ और तुम्हारा नालंदा यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे पता है टीचर्स और स्टूडेंट का रेशो क्या होता था. यानी 1 टीचर है और 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 1:5 वहाँ पे रेशो होता था. और करंटली अब हमारे पास क्या है, 24:1, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास 24 और टीचर केवल 1 ही है. सो दिस इज द इशू. देयर आर अदर इशूज आल्सो देयर विद रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. है ना. उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आपको समझना आसान हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द इशूज that I will like to point out in this video only. ठीक है. See, every problem has multiple solutions, you know very well. People are looking at it from different angles with respect to their field of knowledge. ठीक है. तो तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, द एरिया ऑफ सॉल्यूशन आई विल लीव इट टू यू गाइस, so that you can suggest the solution for the governance as well as the at the individual level. ठीक है.
मैक्रो लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आई थिंक दैट शुड बी फॉलोड. नंबर वन इज द इमीडिएट रिफॉर्म. सी, delays in the reforms will hampers the nation economically, socially, as well as it also leads to degradation though of the human capital of the nation. ठीक है, आपको पता ही होगा जो इंडिया की अराउंड 60% पॉपुलेशन तो यूथ ही है, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन है. तो इंडिया जो है इट इज़ इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो अगर इस करंट सिचुएशन में हम अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डिग्रेड कर देंगे ना, तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द विकसित भारत गोल एट द रेट 2025. ऑब्वियसली एट द रेट मीन्स कि अप टू 2047, सॉरी नॉट 25, इट इज 47. सो we will not able to achieve that if we are going to degrade our human capital because of the education crisis in India. ठीक है, so understand it. See, जब भी आप न्यूज़ पढ़ें या कोई भी प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे चीज़ें पढ़ें, तो उसको एक बार वेरीफाई करें और खुद से एनालाइज करें rather than just looking at the point of view of the others. I am just presenting my picture in front of you, and the other things, other interpretation part, I leave it to you guys so that you can analyze the things accordingly. ठीक है, फिर दूसरा जो मुझे लगता है सजेशन, फिजिकल पैरिटी. यानी जो देखिए, जो मॉडल स्कूल्स हैं यानी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो उनका डोमिनेंस इस वजह से है क्योंकि उनके पास क्या है, फिजिकल कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है. तो दे आर गेटिंग बेटर क्वालिटी एजुकेशन, है ना. दे आर एबल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन rather than the provided in the state led schools. See, that's a different scenario. ऐसा हमें लगता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, तो वहाँ पे जो सिलेबस पैटर्न है, जो वहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न है, इट इज़ वेरी मच अलाइन टू द सीबीएसई सिलेबस ओनली. ठीक है, तो जो भी स्टेट बोर्ड सीबीएसई पैटर्न से डिफरेंट होगा ना, वहाँ के स्टूडेंट को दिक्कत होगी उस एग्जामिनेशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने से और उनको क्रैक करने में. ठीक है, आपने देखा होगा कि सीबीएसई में ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं, और ऑब्वियसली यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए. और भी जितने भी प्रो एग्जाम इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे, उस सब में देखेंगे कि आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए. अब क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड में जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे, द स्टूडेंट दैट स्टडी इन दोज स्टेट बोर्ड, दे विल बी सफर्ड एंड दे विल नॉट एबल टू इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन, है ना. सो दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो. सो ऑब्वियसली डोमिनेंस इस तरीके से बढ़ता है जब प्राइवेट स्कूल लॉबिंग करती है ना, तो वो फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन पैटर्न इन द कम्पिटिटिव सिनेरियो, तो इन सब में क्या करते हैं, वो लॉबिंग बना के जो स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं, यानी जो स्टूडेंट जो है जो स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, उनको क्या करते हैं, डिमार्केट कर देते हैं, और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल in the different competitive examination, as well as not able to get the admission in the eminent institution of our nation. ठीक है, सो फिजिकल पैरिटी पे एक थोड़ा ध्यान दिया जाए, यानी हमको गवर्नमेंट क्या है, एजुकेशन के लिए थोड़ा फंड अलॉट करे और उनको मॉनिटर करे कि कि स्टेट गवर्नमेंट आर एबल टू यूज देम और नॉट, है ना. अनदर वन इज दैट इंस्टीट्यूशन ओवरऑल. देखिए, इंस्टीट्यूशन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनटीए हो गई, है ना. जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, यानी टेस्टिंग एजेंसी का मतलब होता है जो एग्ज़ाम्स करवाती हैं. ठीक है, तो एनटीए जो है, एनटीए के पास ना तो स्टाफ कैपेसिटी है, ना ही इसके पास फंडिंग बहुत बढ़िया है. ठीक है, ना ही इसके पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, सो आप कैसे इससे उम्मीद करते हैं कि दे दे आर एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन ए स्मूथ मैनर. ठीक है, तो समझेंगे बात को कि इंस्टीट्यूशन ओवरऑल इसीलिए ज़रूरी है. आप एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी बनाएं, इसको पूरे फंड्स प्रोवाइड करें, स्टाफ कैपेसिटी प्रोवाइड करें, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करें. देन दे विल बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन ए फेयर मैनर. ठीक है, तो दीज आर द सजेशन दैट आई एम providing to you guys. Otherwise, I leave it open to you, and by analyzing these issues, you can provide suggestion in the comment section so that
so that we can analyze the things with the knowledge sharing process, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाकी आप देखिए, एजुकेशन जो है एक ऐसा पिलर होता है किसी भी नेशन का कि अगर उसको मजबूत नहीं रखा गया ना, तो जो ह्यूमन कैपिटल है पूरे देश की वो डिग्रेड होती चली जाती है। एंड एंड स्पेशली फॉर द नेशन, फॉर द डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, द ह्यूमन कैपिटल इज द पावर, है ना। तो उसको डिग्रेड करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर विकसित भारत गोल बाय 2047, ठीक है। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो बाकी पढ़ते रहिए भाई, चीज़ें समझते रहिए, और वी आर साइनिंग ऑफ हियर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।